हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएमडब्ल्यू का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की वीडियो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में डाल दूंगा, जिससे करके इस चैप्टर में हमें जरा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी क्या? तो जो हमारी लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाई जाती है। लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए भी किसी की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दो चीज से बनी होती है। पहला तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऑसिलेट करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी क्या कि मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे प्रोपेगेट करेगा यानी आगे बढ़ेगा। तो लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी दो चीजें ऑसिलेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी क्या कि ये हमारा एक वेव है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव यानी क्या कि जो पार्टिकल होगा, वेव का जो पार्टिकल होगा वो अपनी मीन पोजीशन से, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और ये जो ऑसिलेट करेगा वो ऑसिलेशन, ये जो हमारा प्रोपेगेशन है वेव का, यानी वेव ये डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जब जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है किसके परपेंडिकुलर? ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव का प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो वही लिखा है इन विच पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कैसे? परपेंडिकुलरली विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी वेव ये डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे ऑसिलेट करेगा और वेव ऐसे जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनाया है कोई, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हमने a माना है, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन y डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a माना है, इसको -a भी लिख सकते हैं हम। और अगर याद हो तो हमने क्लास 11th में ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन बनाया था जो कि था y = a sin ω_t ±kx, जिसमें y क्या होता था? y होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। a क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी उसका एम्पलीट्यूड। तो a को बोलते थे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। साइन यानी क्या? ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो साइनोसोडियली कर रहा है, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज करके ये आगे बढ़ रहा है, जिसको साइनोसोडियल वेव बोलते हैं। बाद में ओमेगा टी, अगर याद हो तो था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू 2π/t था और 1/t को f भी लिख सकते हैं, तो 2πf यानी फ्रीक्वेंसी हम ऐसे भी लिखते थे। बाद में ये t होता था हमारा टाइम होता था, k को हम वेव नंबर या वेव कांस्टेंट बोलते थे, जिसका इक्वेशन था 2π/λ। लैम्बडा क्या होता था हमारा? वेव लेंथ यानी क्या कि मान के चलते हैं कि ऐसा हमारे पास कुछ वेव है तो ये जो दो पिक है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये वेव आगे गया तो ये जो वैली है, ये दो वैली के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम लैम्बडा बोलते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, बाद में आगे बढ़ लेते हैं, ये x की बात करते हैं, प्लस और -x है। अगर इक्वेशन के अंदर -x देके रखा है इसका मतलब ये निकलता है कि वेव जो हमारा है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। वेव ट्रैवल्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। और अगर x के आगे यहाँ पे +x लिखा है, इसका मतलब क्या निकलता है? +x का मतलब कि वेव जो है हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बात हमने क्लास 11th में ऐसे समझी थी कि अगर ये हमारा जो कोएफिशिएंट है t और x का, कौन से कोएफिशिएंट है? ओमेगा t का
कोएफिशिएंट और k जो है वो x का कोएफिशिएंट है। अगर t और x के कोएफिशिएंट के साइन अगर सेम है यानी कि प्लस है, दोनों t का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट का साइन अगर सेम है यानी कि यहाँ पे प्लस x सेम है, तो वेव जो है हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ऐसा पढ़ा था याद हो तो। और अगर ओमेगा t और x का कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट साइन में है यानी t का जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ है और x का जो कोएफिशिएंट है k वो नेगेटिव के साथ है यानी नेगेटिव x आया यहाँ पे। जब साइन ऑपोजिट होंगे या फिर साइन डिफरेंट होंगे तब वेव हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव x आया यानी वेव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा। तो नेगेटिव साइन इन शॉर्ट याद रख लेना, नेगेटिव साइन क्या बताता है, यहाँ पे नेगेटिव x क्या बताता है, वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने माना है वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। ये हमारा ई नॉट यानी कि क्या, एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पार्टिकल का ई नॉट हमने लिख लिया। यहाँ पे नेगेटिव साइड है पे माइनस ई नॉट लिख लेंगे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे वाई डायरेक्शन में ये ऑसिलेट कर रही है। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अभी हमने देखा था कैसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस और माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे y पहले। तो y ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो e ऑफ y कर दिया हमने। बाद में क्या था इक्वेशन में, यहाँ पे लिख लेता हूँ, समझ लेंगे अच्छे से। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन y है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो e ऑफ y लिख लिया हमने। ये एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट है, तो ई नॉट लिख लिया। साइनोसोडियल है तो यहाँ पे साइनोसोडियल लिख लिया। ठीक है, बाद में यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है हमें, कोई डेरिवेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। t माइनस एक्स बाई सी, टी तो हो गया टाइम। x क्या बताता है, x बताता है वेव जो है जिसका डायरेक्शन x है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को c से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, x क्या बताता है, वेव का डायरेक्शन प्रोपेगेशन का, ये डायरेक्शन में। c क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जे कैप क्या बताता है, जे कैप बताता है कि ये ऑसिलेशन जो हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो हम ऑसिलेशन z डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन में था, ये y डायरेक्शन में था। ये हमारा बोर्ड से बाहर निकल रहा है एक और एक्सिस, ये x डायरेक्शन हो गया। बोर्ड के बाहर एक एक्सिस निकल रहा है जिसे z डायरेक्शन बोल देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे ऑसिलेट कर रहा है, y डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बी नॉट हो जाएगा, ये नेगेटिव z बोर्ड के अंदर जाएगा तो ये माइनस बी नॉट हो जाएगा। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इसका इक्वेशन भी हम ऐसे ही लिखने की ट्राई करेंगे। y इज इक्वल्स टू लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E ऑफ y था, क्यों, y डायरेक्शन में था इसलिए। यहाँ पे B ऑफ z लिखेंगे, क्यों, z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है इसलिए। यहाँ पे E नॉट था, यहाँ पे B नॉट आ गया। साइनोसोडियल है तो साइनोसोडियल कर दिया। T एज इट इज लिखा, माइनस ये वेव जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, x डायरेक्शन में, जिसको C बोल देंगे। तो यहाँ पे वापस से x लिख लिया, क्या बताता है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन, बाद में डिवाइड बाई c स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे J कैप लिखा था, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है, बोर्ड के बाहर एक एक्सिस है z एक्सिस, यानी z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप, तो यहाँ पे k कैप लिख लिया। आई होप दोनों बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐसा कुछ डायग्राम निकल के आएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो z डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और हमारा जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है,
एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही है, लेकिन दोनों ही ये जो हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव है उसके भी परपेंडिकुलर है। जैसे कि जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा है? एक्स एक्सिस है, यानी प्रोपेगेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही है, प्रोपेगेशन भी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे से अगर हमें कोई पूछे कि हमें पता लगानी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसका सिंपल सा इक्वेशन है E क्रॉस B इज इक्वल्स टू C। ठीक है, डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दी। कैसे डिटरमाइन करेंगे हम डायरेक्शन? तो सिंपल सा हमारा राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको हम E से B कर्ल कराएंगे। E से B कैसे कर्ल कराएंगे? ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस, y एक्सिस z कौन सा था? बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये हमारा y एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रहा है, z एक्सिस ऐसे किया तो थंब कौन सा डायरेक्शन बताया? ये डायरेक्शन बताया, यानी x डायरेक्शन बताया, यानी वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। वापस एक बार, हमारा E कौन सा है? y डायरेक्शन है, ठीक है, B कौन सा है? हमारा z डायरेक्शन है। तो कॉल करने पर, ठीक है, कैसे? ये हमारा हो गया y और ये हो गया x और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y क्रॉस z, यानी ये y ये z, y में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, z में क्या है? हमारा z में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे हम कर्ल करेंगे तो ये एक्सिस आएगा, ये z एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे y क्रॉस z किया तो ये हमारा ये आ गया, यानी E क्रॉस B किया तो हमारा x यानी प्रोपेगेशन यानी C वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हमें मिल गया। सो आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है E0 और ये हमारा एम्पलीट्यूड B0 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये दोनों के बीच का एक रिलेशन हमें याद रखना होगा विदाउट एनी डेरिवेशन, जो कि है E0 इज इक्वल टू C टाइम्स B0। बस इतना याद रखना है, जिसमें C स्पीड ऑफ लाइट है, B0 एम्पलीट्यूड, इसका ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है E क्रॉस B और क्या है E0 इज इक्वल टू C टाइम्स B0। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 900 न्यूटन पर कूलम, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड E0 कितना है? 900 न्यूटन पर कूलम देके रखा है हमें। और क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B0 का वैल्यू फाइंड करना है। अभी अभी हमने ये दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा था, कौन सा था? E0 इज इक्वल टू C टाइम B0। चाहिए B0 को सब्जेक्ट बनाओ तो E0 बाई C आ जाएगा। E0 देके रखा है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लिख लेंगे, जिससे करके हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा 3 × 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A plane electromagnetic wave of frequency 25 MHz travels in a free space along x direction, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो x डायरेक्शन में जा रहा है, यानी x डायरेक्शन में हमने c मान लिया, ऐसे कुछ वेव होगा c मान लिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन देके रखा होगा, एट अ पर्टिकुलर टाइम, कोई एक समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 6.3 वोल्ट पर मीटर है अलॉन्ग y डायरेक्शन, यानी y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा y डायरेक्शन, जिसमें ये E0 है, E0 का वैल्यू देके रखा है, कितना है? 6.3 वोल्ट पर मीटर। और ये हमारा वेव का डायरेक्शन है और ऑसिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसा देके रखा है। तो पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, यानी कि E0 का वैल्यू देके रखा है तो B0 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अभी हमने रिलेशन देखा, E0 इज इक्वल टू C टाइम B0, चाहिए क्या? B0 इक्वल टू E0 बाई C, E0 देके रखा है, C लिख लेंगे 3 × 10⁸, तो हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का 2.1 × 10⁸ टेस्ला। लेकिन यहाँ तक करने पर हमें आधे ही मार्क्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन भी ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ढूंढा नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया था, यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन स्पेसिफाई किए हैं। कौन से? एक्स डायरेक्शन वेव जा रहा है और वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारा
मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा ऑसिलेशन का, तो वापस से हम क्या करेंगे, वापस से E क्रॉस B करेंगे, जिससे करके हमें C मिल जाएगा। हमें B का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, C का डायरेक्शन हमेशा थंब बताता है, तो थंब को हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, ये Y डायरेक्शन है, ये Z डायरेक्शन है। Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E से B कर्ल किया, E से B कर्ल किया, यानी B कर्ल कर रहे हैं हम कहाँ पे, Z डायरेक्शन में, तभी तो X डायरेक्शन मिल रहा है। तो Z डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो K कैप हमने लिख लिया। सो आई होप ये भी न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम यानी क्या, कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे कि हो गया एक्स रे, हो गया गामा रे, हो गया विजिबल रे, हो गया माइक्रोवेव हो गया। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर व्हिच क्रिएट्स वन स्पेक्ट्रम कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, यानी एक कुछ ऐसे पट्टी जैसी बनाते हैं, वो पट्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस के बेस पे से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए ये वाला स्टेटमेंट हम याद रखेंगे लेंगे, जिससे करके सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम याद रख लेंगे। यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, तो पहले गलती उठाएंगे, गलती में ये ग आ गया यानी क्या लिख लेंगे, गैमा रे। ठीक है, अच्छा क्षमा ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्षमा का ये क्ष आ गया, क्ष यानी क्या, हमारा एक्सरे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, मत करो यानी कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, ये वर्ड को ही छोड़ दो। उल्टा यानी ऊ ले लेंगे, ऊ से हमारा क्या हो गया, यूवी रे आ गया। ठीक है, लटका कर का ल ले लेंगे, ल यानी लाइट, लाइट यानी हम देख सकते हैं, विजिबल है तो आ गया विजिबल रे। ठीक है, बाद में इतना ले लेंगे, इतना का ई लिया, ई यानी हमारा इंफ्रारेड रे आ गया। ठीक है, बाद में मारो का म ले लिया, म में से क्या आ गया, माइक्रोवेव आ गया। ठीक है, की छोड़ दो, ये वर्ड को ही छोड़ दो, रो दे, रो में से र लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियो वेव आ गया। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस याद रखेंगे, और सीक्वेंस याद रखने के साथ ही साथ ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके वेवलेंथ भी याद रखने जरूरी है, तभी जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे हम। ऐसा एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो सबसे पहले तो गैमा रे की बात करें तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी बहुत ही छोटा इसका वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ पता है, अभी हमने देखा, दो पीक के बीच का डिस्टेंस या दो वैली के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एक्सरे की बात करें तो थोड़ा वेवलेंथ बढ़ेगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम जाएगा। यूवी रे की बात करें तो और वेवलेंथ बढ़ा, 100 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम चला जाएगा। विजिबल रे की बात करें तो और वेवलेंथ बढ़ेगा, 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इंफ्रारेड की बात करें तो और वेवलेंथ बढ़ेगा इसका, 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 mm तक जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोवेव की बात करें तो और वेवलेंथ बढ़ा, 1 mm से 0.1 मीटर तक गया, और रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है मैक्सिमम हो जाएगा सबसे ज्यादा 0.1 मीटर से 10⁴ मीटर। अब ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऐसे वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका सबसे मिनिमम बढ़ते 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 ये मैक्सिमम, यानी लैम्बडा का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। अगर लैम्बडा का वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। कैसे, तो क्लास 9th में साउंड चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें ये वाला इक्वेशन हमने शायद से पढ़ा था, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। या फिर f इज इक्वल टू 2π/λ, ये भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ा, ऐसे आने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी घट रही है। तो ये पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रम विथ ये वैल्यू वेवलेंथ की और ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करते हैं, आगे जाते हैं। क्यों आगे जाते हैं? क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज दी एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है उसके पास? एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। अब ये इक्वेशन में हम एनर्जी जो है हमेशा वोल्ट में रखने वाले हैं, वोल्ट में रखने वाले हैं, और hc का वैल्यू हम मान लेंगे 1240, स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करने पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ले लिया 1240।
ठीक है। और अगर हमने E का वैल्यू वोल्ट में और Hc का वैल्यू 1240 रखा, तब वेवलेंथ का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हमेशा किस में होगा, नैनोमीटर में होगा। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। तो E किस में लेंगे, वोल्ट में, Hc किस में लेंगे, 1240 पूरा वैल्यू, तो लैम्बडा किस में निकल के आएगा, नैनोमीटर में निकल के आएगा। तो इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे करके ये कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी देके रखी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने अभी इक्वेशन देखा E इज इक्वल टू Hc बाई लैम्बडा, जिसमें E का वैल्यू वोल्ट में रखना है हमें। तो यहाँ पे किलो को वो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। किलो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वोल्ट चाहिए हमें, तो 10⁻³ लगा दिया तो मिल गया, ठीक है। और पूछा क्या है, फाइंड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर इट बिलोंग्स। तो इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में होगा, यानी कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे के रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो सारे वेव्स है उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे के रखा है या कौन से रीजन में वो बिलोंग करता है, वो हमें पता लगा के देना है। सिर्फ हमें क्या दे के रखा है, एनर्जी दे के रखी है। तो ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू Hc बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाया, Hc बाई E आ गया। Hc का वैल्यू हम कितना लेते थे, 1240, E का वैल्यू हमने वोल्ट में लिया इतना, तो लैम्बडा का वैल्यू किस में आएगा, नैनोमीटर में। तो इतना नैनोमीटर आंसर आ गया। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ लगा देंगे यहाँ पे। अब ये जो आया हमारा किसमें, मीटर में आंसर, उसको आंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज 10⁻10 आंगस्ट्रॉन्ग, तो 10⁻10 से कर लिया। -9 + 10 यानी 10 बचा, तो डेसिमल खिसक के यहाँ पे आ गया। तो लैम्बडा वेवलेंथ का आंसर 0.861 आ गया। अब ये आंसर हमारे स्पेक्ट्रम में कहाँ बिलोंग करता है वो देख लेते हैं। 0.8 याद रखते हैं, 0.8 इसमें होगा, 0.8 नहीं, लेस देन 0.1 है। इसमें होगा 0.8, यस 0.1, फिर 0.2, 3, 4, 0.8 इसमें ही बिलोंग करेगा। यानी दिया गया जो वेव का एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्सरे हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा है एक्सरे। सो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 और f2 देके रखी है। f1 देके रखी है 7.5 मेगाहर्ट्ज, हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे। मेगा को निकालने के लिए 10⁻6 लगा दिया, और फ्रीक्वेंसी f2 देके रखी है 12 मेगाहर्ट्ज, मेगा को निकाला 10⁻6 रख दिया, ठीक है। और पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी देके रखी है, उस पे से हमें वेवलेंथ λ1 और λ2 फाइंड करनी है। अभी हमने इक्वेशन देखा था λ इज इक्वल टू c/f, ठीक है। तो λ1 क्या हो जाएगा, c/f1, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट 3 × 10⁻8, f1 ये रहा। हमें λ1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें मिल गया। ऐसे ही λ2 क्या होगा, c/f2, f2 का वैल्यू ये रहा 12 × 10⁻6, c का वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁻8, यानी ये फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डेंट हमें मिल गया दूसरा वेवलेंथ 25, यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 40 मीटर टू 25 मीटर, 40 मीटर टू 25 मीटर या 25 मीटर टू 40 मीटर, दोनों ही आंसर सेम है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू है अगर हमें कैलकुलेट करनी है 3 × 10⁸ वाली, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ये इक्वेशन का भी डेरिवेशन है नहीं, डायरेक्टली हमें एक्सेप्ट करना है ये इक्वेशन। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, किस में, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, याद रखना वैक्यूम में ना कि मीडियम में। c का वैल्यू होता है 1/√μ0 जहां पे c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन का यूज करके, जिसमें μ0 क्या होता था अगर याद हो तो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम होता था, जिसका वैल्यू इसके बराबर होता था। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से ε0 क्या है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसका वैल्यू इसके बराबर होता था। ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो c का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर। अब ये तो बात हुई स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट कोई मीडियम में ढूंढनी है, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तब उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का इक्वेशन क्या होगा, v = 1/μm × em। ये क्या होता है μm,
ये हमारा हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर याद हो मैग्नेटिज्म ने हमें एक चीज पढ़ी थी, कौन सी? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का परमिटिविटी। उसी तरीके से रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू मीडियम का परमिएबिलिटी डिवाइड बाय एयर का परमिएबिलिटी। ये इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इससे हम स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में ढूंढ सकते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये वाला डेरिवेशन पूछा जाता है। कौन सा है? प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज अंडर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था अगर याद हो तो? ऐसे ऊपर हमने एक एयर का मीडियम ले लिया, नीचे एक ग्लास का मीडियम ले लिया, ठीक है। यहां से रे ऑफ लाइट आई, ये हमने नॉर्मल बना दिया, ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, शायद से कहानी याद होगी, ठीक है। ये जो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट थी उसको हम c मानते थे, मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती थी इसको v मानते हैं, यहां भी यही माना है हमने, ठीक है। जिससे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का वैल्यू किसके बराबर आता था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, शायद से यह याद होगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का वैल्यू इसके बराबर प्रूव करना है, यानी n इज इक्वल टू ये आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे? तो अभी हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, तो वो इक्वेशन हमने लिख लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 1/μm इंटू em। अब ये μm और em की वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। μm कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन से μm क्या हो जाएगा? μm हो जाएगा μ0 इंटू μr, तो लिख लिया म्यूएम की जगह μ0 इंटू μr, और em कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन से em इज इक्वल टू हो जाएगा E0 इंटू er, तो E0 इंटू er लिख लिया। अच्छा, बाद में μ0 E0 को साथ में कर लिया और μr er को सेपरेट कर दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारा 1/अंडरस्क्वायर रूट ऑफ μ0 E0 ये किसके बराबर है? c के बराबर है। तो ये पूरे की जगह हमने c लिख दिया, तो c डिवाइडेड बाय ये आ गया। ये हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन 1 मिल चुका है, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर कराएंगे, v को यहाँ लेके c/n यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं v, तो यहाँ भी v है, यहाँ पे c, तो यहाँ भी c है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है वो किसके बराबर है? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ μr er, यानी कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ μr er, वही हमें पूछ के रखा है। तो शायद से आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़नी है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक चीज तो कंफर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रहे हैं, यानी उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तब आगे जा रहे हैं। P इज इक्वल टू mv, यानी कुछ मोमेंटम होगा तब जाके वो आगे जाएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम की अगर बात करें तो कितना मोमेंटम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास? u बाई c। u को हम बोल देंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c को बोल देंगे स्पीड ऑफ लाइट। अब ये वाला इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? जब ब्लैक बॉडी की बात की गई हो जो 100% रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो फॉर अ ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तब मोमेंटम u बाई c के बराबर होगा। और अगर ब्लैक बॉडी नहीं देके रखी है, ब्लैक बॉडी के अलावा दूसरी बॉडी देके रखी है, दूसरी बॉडी यानी 100% रिफ्लेक्शन, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बॉडी देके रखी है, तो हम ये वाला मोमेंटम का इक्वेशन का यूज कर लेंगे, p इज इक्वल टू 2u बाई c, यानी ये ब्लैक बॉडी के लिए और ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि ब्लैक बॉडी देके रखा है तो ये इक्वेशन का यूज कर लेंगे, और ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये इक्वेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। रेडिएशन प्रेशर यानी क्या कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई बॉडी पे इम्पार्ट होते हैं तब उसके कारण क्या होता है, वो बॉडी पे कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है, या फिर कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। फोर्स लगा उस पे यूनिट एरिया पे तो उसको प्रेशर बोल देंगे। प्रेशर का यूनिट क्या था? इक्वेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब फोर्स को हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था क्लास 11th में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कितने रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको हम फोर्स बोलते थे, तो फोर्स की जगह पे हमने क्या लिख लिया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और एरिया को एज इट इज लिख लिया। डीपी को क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। डीटी को क्या बोलते हैं? टाइम या चेंज इन टाइम 1 एरिया। तो ये हो गया हमारा रेडिएशन प्रेशर का इक्वेशन। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी कहाँ से वो निकलते हैं, कहाँ से वो बनते हैं। तो पहला है एक्सेलरेटेड चार्जेस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये चीज डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़ लेंगे कि कैसे एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट में समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। यानी क्या कि हमें पता है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हमने एक हायर एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन लिया और ये हायर एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी शेल में फॉल करता है तब ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो वही लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट। ये हायर एनर्जी ऑर्बिट हो गया, कहाँ पे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब जाएगा तब कुछ लाइट एमिट होगी जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप्ड बाय अ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। यानी जो हैवी न्यूक्लियस वाले जो मेटल्स है, हाई एटॉमिक नंबर वाले, जैसे कि हो गया हमारा यूरेनियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है। इसके ऊपर जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे या फिर ये स्टॉप करेगा इसको, तो जब कोलाइड करेंगे तब इसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, पहले तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, दूसरा कौन बनाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन बनाता है जब हायर एनर्जी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन फॉल करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तब, और तीसरा कौन बनाता है जब हम इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करें या फिर इम्पार्ट करें फुल स्पीड में, किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर जो हैवी न्यूक्लियाई है या फिर जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, ऐसे मेटल पे अगर हम गिराते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है साइनोसॉइडियल, ठीक है, ऐसा उसका नेचर होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है साइनोसॉइडियल। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, और जो प्रोपेगेशन होता है वेव वो भी परपेंडिकुलर होता है ये दोनों के, यानी प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर होती है किसके, प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। तो शायद से आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ये पहली प्रॉपर्टी अभी हमने देख ली, ठीक है। अब ये हम डिस्प्लेसमेंट करंट में समझेंगे कैसे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दिस वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दिस वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, कैसे ढूंढेंगे हम, ये इक्वेशन का यूज करके, ये अभी हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड विथ, कैसे रिलेट करते हैं दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 = C × B0, ये भी देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी C ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि ये C का डायरेक्शन अगर हम मान के चले कि x है तो x किसके परपेंडिकुलर होगा, y के भी परपेंडिकुलर होगा और z के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही बात बताना चाहता है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स यानी क्या, ये हो गई हमारी मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल, ये हो गया हमारा प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन। ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, कैसे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन से, किसकी डायरेक्शन के अलोंग, परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगर ऐसे ऑसिलेट किया तो वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज द एनर्जी विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रहा है जिसके पास 5 का कुछ एनर्जी है, तो ये 5 का जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड
होगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि अगर 5 एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 2.5 की एनर्जी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के पास 2.5 की एनर्जी होगी। ये मतलब इसका ये निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है 1/2 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। और ऐसे ही एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट। यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं इक्वली डिवाइडेड है, हाफ इसके पास है तो हाफ इसके पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये दोनों का सम कर देंगे तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसका एडिशन, दोनों का एडिशन कर दो तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये इसकी हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम चल लेते हैं हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आई सफिक्स डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने के लिए हम ऑर्स्टेड से शुरुआत करेंगे। तो ऑर्स्टेड सर ने क्या बोला था कि अगर वायर में से हम करंट पास करते हैं तो ये वायर अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वही लाइन लिखिए, ऑर्स्टेड सेड दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि ऑर्स्टेड ने क्या बोला था कि अगर करंट पास नहीं कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, यानी I इक्वल्स टू 0 है तो B इक्वल्स टू भी 0 होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर करंट पास करा यानी करंट का वैल्यू अब 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू 0 नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, यानी करंट आने पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यही बात एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है हमारा वो भी प्रूव करती है। तो यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ भी लिखा है। वो क्या बोलता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन के अंदर अगर हम I इनसाइड, ये करंट का जो वैल्यू है वो अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0, पूरा टर्म 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0। यानी कि अगर I का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रही है। और अगर I का कुछ वैल्यू रखते हैं, सपोज 2 रखते हैं, तो B का वैल्यू भी कुछ आएगा, यानी अगर I नॉट इक्वल्स टू 0 है तो B भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी कि दोनों ही साइंटिस्ट सेम बात करते हैं। दोनों ने क्या बोला कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। लेकिन बाद में मैक्सवेल सर आए। मैक्सवेल सर ने ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उनका थोड़ा करेक्शन किया। मैक्सवेल सर ने क्या बोला कि अगर करंट का वैल्यू 0 है, अगर करंट का वैल्यू 0 है तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। अगर करंट का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा, यानी कि करंट अगर नहीं भी है तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसी इनविजिबल करंट के कारण, क्योंकि ये करंट का तो वैल्यू 0 है, कोई इनविजिबल करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, करंट अगर पास किया तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कोई एक इनविजिबल करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और वो इनविजिबल करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो वही बात लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनविजिबल करंट। ये I बराबर 0 है, यानी कोई करंट है नहीं, यानी कोई एक इनविजिबल करंट है जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और ये इनविजिबल करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो उन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ को कुछ करेक्शन दे दिया। उसमें ये जो लॉ उन्होंने लिखा है यहाँ पे कुछ प्लस समथिंग ऐड करना है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। यही लॉ हमने लिखा है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl म्यू इनसाइड प्लस समथिंग हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि अगर करंट 0 है यानी कि ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया तो B भी 0 हो गया, लेकिन B का तो कुछ वैल्यू होगा, B का कुछ वैल्यू हो गया, यानी प्लस समथिंग ऐड करना पड़ेगा। यानी कि मान के चलते हैं प्लस समथिंग सपोज 5 है और हमने I का वैल्यू 0 रख दिया तो B का वैल्यू अब 5 आएगा, यानी I का वैल्यू जब 0 है तब B का वैल्यू 5 है, यानी B 0 नहीं है, यानी कि I 0 है तब भी B मौजूद है। आई होप बात समझ में आ रही है। और B मौजूद क्यों है, क्योंकि कोई इनविजिबल करंट वो B बना रहा है, और वो इनविजिबल करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बाद में मैक्सवेल सर ने ये समथिंग जो वैल्यू है वो एक एक्सपेरिमेंट करके ढूंढने की कोशिश की और ढूंढ निकाला, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो कैसे प्लस समथिंग की वैल्यू ढूंढी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिनमें इन्होंने 2 प्लेट्स, ऐसी मेटल की प्लेट्स ले ली, कैपेसिटर जैसा कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी। बाद में इसे एक रेजिस्टर और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बाद में स्विच ऑन करने पर करंट फ्लो हुआ और ये करंट यहाँ पे कुछ आया। ठीक, अच्छा, अब एक चीज तो कंफर्म है कि ये 2 प्लेट के बीच में तो कुछ करंट होने वाला है नहीं। ठीक है, ये करंट ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। अब उन्होंने क्या किया, 3 पॉइंट लिए।
एक पॉइंट यहाँ पे x मान लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे y मान लिया और तीसरा पॉइंट ये दो प्लेट के बीच में z मान लिया। बाद में उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, वो मैग्नेटिक नीडल को पॉइंट x पे रखा तो बट ऑब्वियस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया यानी बोल दिया कि I है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसी तरीके से y पॉइंट पे भी मैग्नेटिक नीडल रखा, वो भी डिफ्लेक्ट कर दिया तो उन्होंने बोला कि I है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया, x पॉइंट पे और y पॉइंट पे, किसकी हेल्प से, एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से। तो उन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनसाइड। अब x पॉइंट पे ढूंढना है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, एक हमें लूप कंसीडर करना पड़ेगा, जो पॉइंट पे ढूंढना है वहां से शुरू करके वहां पे एंड होना चाहिए और सिमेट्री होना चाहिए, और इसे हम एम्पियर्स लूप बोलते थे जिसका रेडियस r के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब b को कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट आई इनसाइड b। अब ये क्या है dl, यानी ये लूप छोटे छोटे dl में बटा हुआ है, सबका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीफेरी के बराबर। पेरीफेरी कितना होगा, 2 पाई r म्यू नॉट आई इनसाइड। उसमें से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा, x का और y का भी सेम ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी r है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड डिवाइडेड बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई इनसाइड डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड x पे भी होगा और सेम y पे भी होगा। अब उसी तरीके से उन्होंने Z पे कैलकुलेशन करके मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करी, तो कोशिश में क्या मिला, जीरो मिला। क्यों जीरो मिला, क्योंकि Z पॉइंट पे ये वाला इक्वेशन लगाते हैं तो I इनसाइड कितना होगा, यहाँ पे I जीरो, तो जीरो यानी Z पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिला। ठीक है, अच्छा लेकिन जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल Z पॉइंट पे रखी तब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि करंट का वैल्यू तो यहाँ पे उन्हें, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो जीरो मिला है यहाँ पे, लेकिन जब प्रैक्टिकली यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी तो वो डिफ्लेक्ट कर गई, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उन्हें पता लगा। आई तो था नहीं फिर भी बी मिला, आई तो इनविजिबल है। ठीक है, उनका वैल्यू उन्हें ढूंढना है तो ये प्लस समथिंग को उन्होंने क्या बोल दिया, प्लस समथिंग को बोल दिया म्यू नॉट आई डी। क्यों म्यू नॉट आई डी रखा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करी तो म्यू नॉट आई डी बोल दिया। और उन्होंने ये जो हमारा आई डी है उसका वैल्यू ढूंढने की कोशिश करी कि कैसे इसमें कुछ करंट है, करंट तो होना ही है, क्यों, तभी जाके तो ये डिफ्लेक्ट किया। अगर करंट नहीं होता तो डिफ्लेक्ट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो उन्होंने आई डी का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करी। कैसे करी देख लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उन्होंने जो दो प्लेट ली थी वो दो प्लेट पे एनालिसिस किया। ये दो प्लेट कैसे कनेक्ट करी थी, अगर याद हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता था, ये जो चार्ज है प्लस धीरे धीरे ये प्लेट पे एक्यूमुलेट होते थे। क्यों, रेजिस्टेंस में से धीरे धीरे फ्लो होगा करंट, सडनली नहीं फ्लो होगा, यानी ग्रेजुअली प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होतेंगे और यहाँ पे ग्रेजुअली माइनस माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। बाद में यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू होती है, प्लस से, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, जाती कहाँ पे है, नेगेटिव पे। यानी कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब अगर हम ये जो P जो हमारा प्लेट है उसकी बात करेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लस चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, तो टूवर्ड्स राइट होगी। और ये क्या है, हमारा एक प्लेट है, ये प्लेट और ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बात करें, अगर डिस्टेंस लेते हैं हम, अगर ये डिस्टेंस लेते हैं और ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, छोड़ो इसको जरूर नहीं है, एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एरिया जो है मच मच ग्रेटर देन डी है। यानी एरिया कैसा है, इनफाइनाइट है, किसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में। यानी कि इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे, गॉस लॉ का हेल्प लेके हमने डिटरमाइन किया था। तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लिया हमने, पी प्लेट की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता था कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोलते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स का होगा, राइट होगा। उसी तरीके से क्यू प्लेट भी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, तो क्यू प्लेट की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी उतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, यही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से शुरू होकर माइनस पे जाती है। यानी कि हमारा ये डायरेक्शन में EP बना रहा है और यही डायरेक्शन में EQ बना रहा है, तो डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EP बाय EQ। EP का वैल्यू रख दिया
गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EQ का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू हमें पता है Q बाई A, तो हमने सिग्मा का वैल्यू रख दिया Q बाई A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A को यहाँ ले गए तो E हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट A को हम क्या बोलते थे, अगर याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q को सब्जेक्ट बना दिया तो मिला एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। अब हमें पता है करंट क्या होता है, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, ठीक है, dq बाई dt, कितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ पे Q का वैल्यू देके रखा है तो d बाई dt ऑफ Q का वैल्यू यहाँ पे रख लिया एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई e, फाई ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, d फाई बाई dt। ये चीज हमें क्या बताती है कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के साथ, d फाई यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, dt यानी समय के साथ, ठीक है। अब हमने मैग्नेटिज्म में एक बात पढ़ी थी फैराडेज लॉ में। फैराडेज लॉ क्या बोलता था हमारा कि अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो सबसे पहले तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड होता है। पोटेंशियल कब इंड्यूस्ड होता है, E या फिर V इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, यानी कोई बॉडी के साथ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो करंट इंड्यूस करेगा, तो इसमें से करंट बनेगा, ठीक है। पोटेंशियल इंड्यूस हुआ तो करंट हुआ, करंट कब बनता था, जब बॉडी के साथ फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, बट ऑब्वियसली करंट इंड्यूस्ड होगा। और ये करंट को हम क्या बोल देंगे, ये करंट को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देंगे। फ्लक्स चेंज होने पर दो प्लेट के बीच में फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा धीरे 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 चार्ज क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी इससे जो फ्लक्स बनेगा वो धीरे 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 बढ़ रहा है यानी चेंज हो रहा है। यानी दो प्लेट के बीच में फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। तो वही लाइन लिखी है, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स बिटवीन टू प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। यानी कि यहाँ पे अब क्या मौजूद है, करंट मौजूद है। अगर करंट मौजूद है तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, यानी यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है। क्यों, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने के कारण एक करंट बन रहा है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बस, तो जो पिछला जो लॉ था कौन सा, उसमें प्लस समथिंग उन्होंने ऐड कर दिया, ऐसे करके कुछ ऐसे प्लस समथिंग में क्या था, म्यू नॉट इंटू आई डी। तो ये आई डी का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। क्या था, सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी, प्लस समथिंग था, समथिंग को क्या बोला था, म्यू नॉट इंटू आई डी, म्यू नॉट एज इट इज रखा, आई डी का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू, ये पूरा उन्होंने ढूंढ निकाला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यानी कि ये जो टर्म है वो किसकी है, कंडक्टर के अंदर की करंट है उसके लिए है, और ये जो टर्म है वो किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए है। ये कंडक्टर करंट का, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने करेक्शन दे दिया। सो आई होप डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया होगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जानने को मिली कि ये जो दो प्लेट है उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण करंट आया, चेंज और फ्लक्स के कारण, जिसके कारण करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दोनों के प्लेट के बीच में प्रेजेंट है। क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। तो वही लाइन लिखी है, एज बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, सो हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रेजेंट। अब क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में। तो क्या दोनों के बीच में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, हम बोलेंगे हाँ है। कैसे, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता था, धीरे 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 प्लस क्यू चार्ज बनते थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे धीमे एक्सेलरेट होती थी, धीरे धीरे जीरो से बढ़ती 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 आगे निकलती थी, यानी कुछ एक्सेलरेशन था पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, ड्यू टू रेजिस्टेंस चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड स्लोली, ठीक है। सो हियर ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट हुए जिसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गए। तो ये सारी बातें थी डिस्प्लेसमेंट
करंट की। अब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार हमें शॉर्ट नोट पूछी जाती है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो उसे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहली शॉर्ट नोट है गामा रे। गामा रे यानी क्या, तो सबसे पहले प्रोडक्शन इसका लिख लेंगे। प्रोडक्शन ये दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, पहला होता है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा है एनहिलेशन। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस यानी क्या, कि जब हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम यानी हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन देते हैं, तब यूरेनियम में क्या होगा, डीके हो जाएगा न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस टूटना शुरू हो जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगे, गामा रेज निकलेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। एनहिलेशन में क्या होगा, जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या निकालेंगे, गैमा रे निकालेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब गैमा रे को हमें अगर डिटेक्ट करना है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए फोटोग्राफिक फिल्म लेंगे। फोटोग्राफिक फिल्म में हम गैमा रे देंगे। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या होगा, ऐसे कुछ डॉट्स आ जाएंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे ऐसे कुछ डॉट आ जाएंगे। डॉट क्या बताएगा कि गैमा रे प्रेजेंट है। अच्छा, अब यूज की बात करें, यूज कहाँ कहाँ पे होता है गैमा रे का, तो पहला है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेक्स्ट है टू स्टरलाइज द मेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए गैमा रे का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा एक्सरे। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, पहला मेथड है बाय एक्साइटिंग द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और मान के चलते हैं ये एक इनर शेल है, ये इनर शेल को हम कुछ एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट होके जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ऐसा करने पर इसमें से क्या एमिट होगा, एक्स रे एमिट होगा। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, बाय एक्साइटिंग द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाय कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन विथ हैवी मेटल। अभी हमने देखा यूरेनियम एक है, हैवी मेटल है, इलेक्ट्रॉन अगर बॉम्बार्ड करते हैं तो उसमें से एक्सरे निकलेंगे, उसकी स्पीड में कुछ डिफरेंस होगा, इतने डिटेल में जाना नहीं है, कब एक्सरे निकलेगा कब गैमा रे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो वापस से फोटोग्राफिक फिल्म पे हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। कुछ स्पॉट आ जाएंगे व्हाइट कलर के, अगर एक्सरे निकलवाया हो तो एक फोटोग्राफिक फिल्म पे व्हाइट स्पॉट से कुछ पिक्चर बनता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो सर्जरी के लिए होता है, कुछ फ्रैक्चर हो गया हो तो वो डिटरमाइन करने के लिए होता है, और अपने शरीर के अंदर कुछ बॉडी पार्ट के अंदर कुछ दूसरे बाहर के पार्ट्स कुछ अंदर फंसे हो, जैसे कि हो गया गोली लगी है, किसी को बुलेट फंसा है अंदर हाथ में, तो वो भी हम देख सकते हैं, यानी फॉरेन बॉडी लाइक बुलेट। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जो भी मेटल है उसका जो क्रिस्टल का अगर हमें स्टडी करना है, एफसीसी है या बीसीसी है, ठीक है, ये सारी बातें मे बी केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, तो क्रिस्टल का स्टडी हम कर सकते हैं। कैसे क्रिस्टल का स्टडी कर सकते हैं, तो जब हम एक्सरे देते हैं किसी भी मेटल के क्रिस्टल को या मेटल को, तब क्या होता है, मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनके वाइब्रेशन से हम पता लगा पाते हैं कि क्या पता लगा पाते हैं कि उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेटेंट हीट कितना है, वगैरह वगैरह। यानी कि एक्सरे देने पर हम वो उसके क्रिस्टल का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट शायद से ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रावायोलेट ले। अल्ट्रावायोलेट ले का प्रोडक्शन कैसे होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, यानी एक्सरे जैसा जैसा ये कुछ कैसे, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा ऑर्बिट अलग अलग, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, हायर शेल में जा रहे हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी हायर एनर्जी लेवल से फॉल बैक करके लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, तब कुछ रे एमिट होगी जिसे अल्ट्रावायलेट रे बोलेंगे। ठीक, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। डिटेक्शन क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म और फोटो सेल। फोटो सेल यानी क्या कि जो सोलर पैनल होती है उसमें कुछ फोटो सेल का यूज किया जाता है। फिलहाल के लिए याद रख लेना, फोटो सेल सेमीकंडक्टर चैप्टर में है, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस, इसके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो टू प्रिजर्व द फ्रूट स्टफ, जो हमारा खाने पीने की चीज है उसको लंबे समय तक मेंटेन रखने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है। और दूसरा क्या यूज है, इन डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट, जो फिंगरप्रिंट है उसका डिटेक्शन के लिए कि कौन से इंसान की फिंगरप्रिंट है वो जानने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है विजिबल रे। विजिबल रे यानी क्या कि लाइट की वजह से, लाइट ही एक विजिबल रे है जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, और उसमें 7 कलर होते हैं। कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन मेटल मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अभी अभी हमने देखा हायर से लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। तब डिटेक्शन कैसे होगा? फोटोग्राफिक फिल्म पे हो पाएगा, आंख से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटो सेल से भी वो डिटेक्ट होता है। यूज क्या है उसका? यूज में एक सिंपल सी चीज है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्या आया, ये विजिबल रे आई, यानी कि एमिट हुई, एमिट होके रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ पे? अपनी आंख के अंदर आई, यानी हमें ये ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो वही लिखा है विजिबल लाइट एमिटेड, एमिट हुई एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, अराउंड अस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हमें पता लग जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आखिरी शॉर्ट नोट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का प्रोडक्शन कैसे होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड्स आर प्रोड्यूस। एटम और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से इंफ्रारेड प्रोड्यूस होते हैं। डिटेक्शन कैसे होता है, कैसे पता लगाए कि इंफ्रारेड प्रेजेंट है? तो बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका यूज किया जाता है। बैरोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर चेंज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इट इज द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पे काम करता है। यानी कि बैरोमीटर के ऊपर अगर इंफ्रारेड आ रही है तो वो अपना टेम्परेचर चेंज कर देगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे इंफ्रारेड प्रेजेंट है। तो वही बात लिखी है, व्हेन इंफ्रारेड रेज आर इंपोर्टेड ऑन बैरोमीटर, बैरोमीटर पे आई तब क्या होगा? इट विल चेंज इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर दिया। सो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बैरोमीटर डिटेक्ट्स द इंफ्रारेड, चेंज कर दिया यानी हम बोल देंगे कि यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं कुछ इंफ्रारेड। ठीक है, इसके यूज कौन से हैं? इसके यूज है इन फिजिकल थेरापी। फिजिकल थेरापी में इसका यूज किया जाता है कैसे? टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। जैसे कि हमने देखा हो तो ऐसे गरम बेल्ट आता है जो हम हमारी कमर पे बांधते हैं, ठीक है, जिससे करके जो हमारा कमर का दर्द होता है थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। तो वो जो बेल्ट होती है उसमें से कौन से रेज निकलते हैं? इंफ्रारेड रेज निकलते हैं, जो मस्कुलर पेन को अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट है किसमें यूज होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं उनको क्या रखना है? हमें वार्म रखना है, गर्म रखना है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। और कहाँ पे यूज होता है? सोलर वाटर हीटर में और सोलर कुकर में इसका यूज होता है। और आखिर में माइक्रोवेव, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कहाँ पे यूज होता है, तो वो रडार सिस्टम में यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, यानी कहाँ जाना है वो बता देता है माइक्रोवेव। ठीक, अच्छा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है सबसे, इसलिए। तो ये हुआ हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।